नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री कनेक्ट पर आपने कई रियासतों के विलय की कहानियां सुनी हैं, लेकिन हमारे देश के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड, वही जिसको हमारी आजादी के सिपाही काला पानी के नाम से जानते थे और जिसकी सेलुलर जेल में हमारे कई जाने माने क्रांतिकारियों ने अपना समय अंग्रेजों की यातना सहते हुए गुजारा था। इस आइलैंड को भी भारत में मिलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं वो कहानी कि कैसे एक और आइलैंड लक्षद्वीप को भी भारत में मिलाने के लिए भारत को काम करना पड़ा था और कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से कुछ घंटों पहले पहुंचकर लक्षद्वीप को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन इस तरह का आसान सलूशन अंडमान के मामले में नहीं था। भारत को अंडमान को अपने देश में मिलाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इसके पीछे की वजह वही थी जो जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय में आई थी। ये वजह थी जिन्ना। जी हां, जिन्ना ने भारत में अंडमान के विलय में भी अपनी टांग अड़ाई थी, लेकिन जिन्ना के प्लान को फेल करके जवाहरलाल नेहरू ने अंडमान को भारत का हिस्सा बनाया। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा अंडमान का पूरा इतिहास, साथ ही बताऊंगा कि अंडमान को मिलाने में क्या दिक्कतें थी और जिन्ना की 3 शर्तें क्या थीं जो भारत के लिए प्रॉब्लम थी। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे दोस्तों तो खुद को कैसे पहचानोगे। मैप पर अगर आप अंडमान निकोबार को देखें तो ये भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट आइलैंड है। मलक्का स्टेट के पास पड़ने वाले इस आइलैंड की खासियत यह है कि यह भारत को हिंद महासागर में 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐड कराता है। माना जाता है कि इस एरिया में समुद्र के नीचे बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन और मिनरल्स का भंडार है। यही नहीं, अंडमान निकोबार का एरिया ईस्ट से होने वाले किसी भी तरह के हमले को झेलने के लिए एक नेवी के बेस की तरह काम भी कर सकता है और इस बात के सबूत हमें इतिहास में भी मिलते हैं। इसलिए अंडमान का महत्व हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा है। इसलिए ही इसको भारत में मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके साथ ही ऐतिहासिक रूप से भी अंडमान भारत से जुड़ा हुआ था। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पता चलेगा आपको कि चोल महाराजा राजेंद्र चोल द्वितीय ने अंडमान निकोबार को अपनी सेना के बेस की तरह इस्तेमाल किया था। तब अंडमान को मां नक्कावरम के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद मराठा सेनापति कान्होजी आंग्रे ने भी इसे अपने नेवल बेस के लिए इस्तेमाल किया था। 18वीं सदी में इस ओर यूरोपियन कंपनियों का भी ध्यान गया और फिर 1755 आते आते यूरोपियन कंपनीज ने भी अंडमान आना शुरू कर दिया था। दिसंबर 1755 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले यहाँ पर रहने के लिए आई, लेकिन उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल था। इस दौरान कई बार इस आइलैंड को छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बड़ी जल्दी मलेरिया फैल जाता था। लेकिन फिर 1858 में यहाँ अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां बसानी शुरू की और इस दौरान अंडमान और निकोबार को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया। अंग्रेजों ने आगे चलकर यहाँ पर बनाई सेलुलर जेल, जो बदनाम थी काला पानी नाम की सजा के लिए। दरअसल देश के क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के विरोधियों को यहाँ पर अंग्रेज सजा के तौर पर भेजते थे और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। 1858 से लेकर 1943 तक ये सिलसिला अंडमान में चलता रहा। उसके बाद जब देश आज़ादी के बिल्कुल करीब पहुंचा तो इस आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। फिर जापान की बदौलत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर भारत की निर्वासित सरकार बनाई। यहीं पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। लेकिन फिर जापान दूसरा विश्व युद्ध हार गया और अंडमान फिर से 1945 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और बंटवारे तक अंग्रेजों के कब्जे में ही रहा। दोस्तों, आज़ादी के वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच में रियासतों का बंटवारा हो रहा था, तब अंडमान निकोबार पर भी सवाल उठा कि ये किसके पास जाएगा। हालांकि अंग्रेज अंडमान को लेकर लालच में आ गए। वो चाहते थे कि आइलैंड उनके पास ही रहे, क्योंकि यहाँ से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी को डायरेक्ट सपोर्ट मिलता था। इसलिए अंग्रेज इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। मगर बंटवारे का फैसला करने वाली इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी में माउंटबेटन का कहना था कि अंडमान निकोबार के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अभी तक जिन्ना को इस बारे में कोई भनक नहीं लगी थी, लेकिन तभी एक गड़बड़ी हो गई। हुआ यह कि माउंटबेटन ने प्रस्ताव दिया कि अंडमान निकोबार को भारत और ब्रिटेन मिलकर चलाएं, लेकिन यह प्रस्ताव मीडिया में लीक हो गया और खबर छपी कि अंडमान निकोबार ब्रिटेन को दिए जाने वाले हैं।
माउंटबेटन को पता था कि इस खबर से भारत में विद्रोह हो सकता है, इसलिए फैसला लिया गया कि अंडमान के लिए एक अलग कमिश्नर अपॉइंट किया जाए जो सीधे सीधे गवर्नर जनरल के अंडर काम करेगा, तब तक जब तक अंडमान निकोबार की सिचुएशन साफ नहीं हो जाती। फिर जब भारत और पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद एंट्री हुई जिन्ना की। जिन्ना ने इस मामले में एक अलग टेंशन खड़ी करते हुए कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान को दो अलग अलग हिस्से मिले हैं तो इसी तरह अंडमान का भी बंटवारा होना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान एक होकर भी दो हैं, जिसके दो हिस्सों के बीच में भारत पड़ता है। पॉसिबल है कि अगर किसी दिन भारत ने रास्ता देना बंद किया तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में सिर्फ समंदर से ही रास्ता बचेगा और ऐसे में अंडमान निकोबार का महत्व बहुत बढ़ जाता है। फिर तीसरे तर्क में जिन्ना ने इतिहास से अपनी बात निकाली। उनका कहना था कि अंडमान ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा है, वहां रहने वाली ज्यादातर आबादी आदिवासी है। भारत और अंडमान के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध नहीं थे। अब जिन्ना को लगा था कि हिंदू मुस्लिम एंगल लाकर वो अपनी बात को मनवा लेंगे। इसके लिए उन्होंने लेटर भी लिखा विंस्टन चर्चिल और क्लीमेंट एटली को। क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के पीएम होते थे। इस तरह जिन्ना ने जूनागढ़ की तरह ही यहाँ पर भी अड़ंगा लगा दिया था। लेकिन यहाँ नेहरू ने बाजी खेल दी। जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त हुआ करते थे माउंटबेटन। उन्होंने नेहरू से इस बारे में सलाह मांगी। तब नेहरू ने जिन्ना के हर दांव को उलट दिया। 1941 की जनगणना दिखाते हुए उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि अंडमान निकोबार की आबादी 34,000 के आसपास थी। इसमें से 8,000 मुसलमान, 12,000 हिंदू, सिख और ईसाई मिलाकर और बाकी की जनसंख्या आदिवासी है। अब जिन्ना यही सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है अंडमान में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, इसलिए इस हिस्से पर पाकिस्तान का हक होना चाहिए। लेकिन यहाँ नेहरू ने जिन्ना के प्लान के ताबूत में आखिरी कील ठोककर कहा कि इसका यह मतलब है कि अंडमान में बहुसंख्यक आबादी नॉन मुस्लिम है, इसलिए इसे पाकिस्तान में नहीं दिया जा सकता। जिन्ना की दूसरी बात को याद दिलाते हुए नेहरू ने कहा कि अंडमान में लोग मद्रास, केरल और बंगाल से आकर बसे हैं और इस जगह पर कलकत्ता हाई कोर्ट का रूल है, इसलिए भारत का अंडमान निकोबार पर हक साबित होता है। फिर नेहरू ने तीसरी बात को साबित करते हुए मैप दिखाकर साबित किया कि कैसे कराची से चिटगांव के रास्ते में अंडमान या निकोबार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तर्कों के आगे जिन्ना हाथ मलते रह गए और आखिर में भारत को मिल गया अंडमान और निकोबार। लेकिन दोस्तों, नेहरू ने एक और बड़ा काम किया। उस समय ब्रिटेन के पीएम इटली को लगा था कि आगे चलकर शायद नेहरू ब्रिटेन को अंडमान में रुकने की इजाजत देंगे, लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ब्रिटेन के साथ किसी भी तरह से समझौते से इनकार कर दिया और अंडमान पूरी तरह से भारत का हो गया। अब आपको क्या लगता है, क्या नेहरू ने अगर सही टाइम पर अंग्रेजों और जिन्ना से अंडमान निकोबार के लिए जरूरी जानकारियां और अपना लॉजिक नहीं पेश किया होता तो क्या आज ये आइलैंड भारत का हिस्सा हो पाता? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।